गुड मॉर्निंग। आप सभी का नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम है वो अली गुरशस्त्र इसका नाम था। सुल्तान बनने के बाद इसने अलाउद्दीन के नाम से अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन का भाई था शहाबुद्दीन, जिसकी मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। और अलाउद्दीन और इसका एक भाई और था। इन दोनों का पालन पोषण जलालुद्दीन ने ही किया था और जलालुद्दीन ने अपनी पुत्रियों की शादी भी अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई के साथ की थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और रिश्ते में इसका दामाद भी लगता था। जलालुद्दीन ने जब मंगोलों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था तो उस अभियान में अलाउद्दीन भी उसके साथ था। और जब खिलजी क्रांति हुई थी तो खिलजी क्रांति में अलाउद्दीन ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसकी योग्यता और इसके साहस से जलालुद्दीन परिचित था और उसकी सराहना करता था। सुल्तान बनने के 3 महीने बाद ही हमने पढ़ा था मलिक छज्जू का विद्रोह, जिसे दबाने के लिए अरकली खान गया था। और इस विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए अरकली खान ने सुल्तान के सामने अलाउद्दीन की प्रशंसा की थी। विद्रोह दबाने के बाद अरकली खान को मुल्तान की सूबेदारी मिल गई। अरकली खान चला गया मुल्तान। कड़ा मालिकपुर का जो सूबा है वो रिक्त हो गया, क्योंकि इस विद्रोह में अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे प्रसन्न होकर के जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर या कड़े मानिकपुर भी कहते हैं इसको, इलाहाबाद के पास है, कड़े मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन को दे दी गई। अलाउद्दीन जिसने तुजुक अमीर से अपने करियर की शुरुआत की थी, अब वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिलने के बाद धीरे धीरे अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, इसकी आशाएं बढ़ती गई। फिर इसने 1292 ईस्वी में भिलसा का एक अभियान किया और इस अभियान में भिलसा का जो इसका अभियान था इसे एक तरीके से अलाउद्दीन की भावी योजनाओं के लिए
एक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। इसने एक प्रयोग किया भिलसा के अभियान से। उस समय कड़े मानिकपुर का सूबेदार था। इस अभियान में अलाउद्दीन को सफलता मिली और इसने ढेर सारा धन प्राप्त किया। चूंकि इसने सुल्तान को बताया नहीं था तो इसने सुल्तान से माफी मांगी और धन का एक बड़ा भाग इसने सुल्तान को समर्पित कर दिया। तो इससे जो जलालुद्दीन है वो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ कि मेरे भतीजे ने साम्राज्य के विस्तार में सहायता की है और एक सफल अभियान करके उसने साम्राज्य की धार बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अलाउद्दीन का यह अभियान उसकी आगामी योजनाओं की प्रयोगशाला है। तो भिलसा का अभियान उसके प्रयोग के रूप में था। सुल्तान खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि उसने अलाउद्दीन की सूबेदारी बढ़ा दी। कड़े मानिकपुर के साथ साथ अवध प्रांत की सूबेदारी भी अलाउद्दीन को मिल गई। अब इस तरह अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर और अवध इन दोनों प्रांतों का सूबेदार बन बैठा। जब इन दोनों प्रांतों का सूबेदार बन बैठा तो अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं और जागृत हुई, बलवती होने लगी। उधर जो ऐसे अमीर थे जो जलालुद्दीन से प्रसन्न नहीं थे, विशेषकर जलालुद्दीन की जो उदारता की नीति थी उससे, और जो तुर्की अमीर थे जो जलालुद्दीन से घृणा करते थे, जो उसको पसंद नहीं करते थे, इन अमीरों ने अलाउद्दीन को उकसाना शुरू कर दिया, इसका साथ देना शुरू कर दिया कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सुल्तान बनना है। जलालुद्दीन की उम्र भी ज्यादा थी जब सुल्तान बना 1290 में, तभी वो 70 साल का था। तो इस तरह से अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे जागृत हुई और बलवती होने लगी। और जब भिलसा का अभियान इसने सफल अभियान कर लिया और इस अभियान के बाद जो धन संपदा इसने प्राप्त की थी उससे इसने एक बड़ी सेना 8000 घुड़सवारों की सेना इसने तैयार कर ली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। कितने घुड़सवार थे? 8000 घुड़सवारों की एक निजी सेना, व्यक्तिगत सेना तैयार कर ली इसने। ये सेना सिर्फ अलाउद्दीन के प्रति उत्तरदायी थी, जिम्मेदार थी और किसी के प्रति नहीं। इस सेना की जो निष्ठा है वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति थी, किसी और, अलाउद्दीन खिलजी मतलब अली गुरशस, और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं थी। अब जब अमीरों ने उकसाया और इसकी भी महत्वाकांक्षा जागी थी, सुल्तान बनने की लालसा जागी इसके मन में, तो इसने महसूस किया कि सुल्तान बनने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक बहुत बड़ी सेना हो, काफी बड़ी सेना। क्योंकि फिर अगर आप किसी तरह सुल्तान को रास्ते से हटा भी देते हैं तो उसके अमीर, उसकी सेना, जब तक उनको पराजित नहीं किया जाए तब तक गद्दी पर पूरी तरह से कब्जा करना संभव नहीं है। और इसके लिए जितनी बड़ी सेना सुल्तान की हो उसके बराबर या उससे भी बड़ी सेना जब आपके पास होगी तब आप उसे पराजित कर सकते हैं। और इतनी बड़ी सेना खड़ी करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। इस बात का एहसास कर लिया था अलाउद्दीन ने। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो सेना की जरूरत होगी और बड़ी सेना चाहिए तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन कहां से मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन जब इसने भिलसा का अभियान किया था तब इसने दक्षिण के एक राज्य देवगिरी
के बारे में सुना था। देवगिरी जो बाद में दौलताबाद कहलाया, देवगिरी, यहां पर रामचंद्र देव शासन कर रहा था देवगिरी पर। अब इसने क्या किया, 1296 ईस्वी देवगिरी अभियान। अभी सुल्तान जलालुद्दीन ही है। जलालुद्दीन के समय ही इसने चुपचाप गोपनीय तरीके से बिना किसी को बताए अपनी जो इसने निजी सेना तैयार कर रखी थी, खड़ी कर रखी थी, उसको लेकर के देवगिरी की तरफ चला गया। उस रास्ते पर, उस दिशा में पहले कभी नहीं गया था ये। और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन तो क्या, दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान दक्षिण भारत में कोई अभियान नहीं कर पाया था, इसलिए वहां के बारे में काफी कुछ अनजान था। हिंसा अभियान से इसने बहुत सारी जानकारियां एकत्र की थी, धन एकत्र किया था, और देवगिरी के बारे में सुन रखा था कि देवगिरी बहुत धनवान राज्य है, वहां से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। साहस का परिचय दिया, अपनी जो 8000 की जो इसकी सेना थी, इसको लेकर के चल दिया देवगिरी की तरफ। अच्छा, इसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था भी मजबूत कर ली थी। देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का लड़का था शंकर देव। इसको कहीं इसका उल्लेख सिंघन भी मिलता है। अलाउद्दीन को पता चला कि रामचंद्र का लड़का शंकर देव या सिंघन अपनी सेना लेकर के अपने पड़ोसी राज्य में विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ है। अब ये मौका चूकना नहीं चाहता था अलाउद्दीन, और इसने देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। देवगिरी से पहले एक स्थान है एलिचपुर। ये एलिचपुर पहुंच गया और यहां पर 2 दिन तक विश्राम किया इसने, अपनी सेना को विश्राम करने दिया, क्योंकि जब यात्रा करते हैं तो थकान होती है, तो 2 दिन का रेस्ट दिया अपनी सेना को इसने। और उसके बाद देवगिरी का किला जो एक ऊंची पहाड़ी पर 648 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित था देवगिरी का किला। एक तरीके से अजय किले के समान था। पहाड़ों को काट काट करके खाई बनाई गई थी उसमें। इस किले को जाकर के इसने घेर लिया। रामचंद्र के पास अपनी सेना थी नहीं। रामचंद्र ने खुले में युद्ध करते, पराजित हो जाते, किले में रह करके ही सामना करने का निश्चय किया था। अच्छा, इसके पीछे ये चुपचाप पहुंच कैसे गया और रामचंद्र को पता क्यों नहीं चला, इसके पीछे भी एक कारण है। जब ये एलिचपुर पहुंचा था तो इसने एक संदेश भिजवाया कि यह दिल्ली सल्तनत से निर्वासित होकर के आया हुआ है और रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए आया है, इधर नौकरी खोजने आया है। इस तरह से एक गलत मैसेज इसने भिजवाया, जिससे रामचंद्र की जो इनके जो गुप्तचर रहे होंगे वो इस झांसे में फंस गए। इन्हें पता तो तब चला जब इसने आक्रमण कर दिया। फिर रामचंद्र ने किले के भीतर रह करके ही मुकाबला करने का निश्चय किया और डटे रहे। लेकिन किले के भीतर रहकर कब तक करते, अंत में रामचंद्र जब परेशान हो गए
खुद को किले में कैद कर लिया, तब ये जो अलाउद्दीन है इसको मौका मिल गया और इसने जो देवगिरी नगर है, नगर में इसने लूटपाट की, भयंकर हत्याएं की, लूटपाट किया, नागरिकों को बंदी बनाया, कुछ विशिष्ट नगरजनों को बंदी बना लिया इसने और भयंकर लूटपाट मचाई, कत्लेआम मचाया वहां पर। अब इन सबसे त्रस्त होकर, परेशान होकर के रामचंद्र देव ने संधि करने का निश्चय किया और संधि धन के बदले में हुई। धन की कुछ मात्रा बताई होगी अलाउद्दीन ने कि इतना धन यदि मुझे दे दो तो मैं किले का घेरा उठा लूंगा और वापस चला जाऊंगा, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन की जो आवश्यकता थी वो धन संपदा ही थी, क्योंकि उसे और बड़ी सेना खड़ी करके सुल्तान को रास्ते से हटाना था और खुद सुल्तान बनना था, तो उसने धन के बदले संधि कर ली। उधर जो शंकर देव है, शंकर देव वापस आ गया अपनी सेना के साथ और उसने रामचंद्र को मैसेज भिजवाया कि इसके साथ संधि न किया और अलाउद्दीन को धमकी दी। शंकर देव ने कहा कि जो धन तुम मांग रहे हो ना, उस धन को यहीं छोड़ दो और चुपचाप पतली गली से वापस निकल जाओ, अन्यथा न तुम्हें धन मिलेगा और न तुम वापस जा पाओगे। इस तरह से धमकी दे करके, धमकी भरा मैसेज शंकर देव ने भिजवाया। अलाउद्दीन चालाक भी था और साहसी भी था। इसने क्या किया, 1000 सेना छोड़ दी इसने देवगिरी के घेरे के लिए। 1000 सेना इसने देवगिरी के घेरे के लिए छोड़ दी। बाकी जो सैनिक थे उनको लेकर के ये पहुंच गया हमला करने, शंकर देव के ऊपर आक्रमण कर दिया इसने और ऐसी अफवाह फैला दी कि ये तो सेना का, दिल्ली सल्तनत की जो सेना है उसका अग्रिम भाग है। ये सेना का केवल अग्रिम भाग है और अभी मेरे चाचा जो सुल्तान जलालुद्दीन है वो मुख्य सेना लेकर के पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसी खबर इसने, ऐसी अफवाह फैलाई और शंकर देव के ऊपर हमला कर दिया। शंकर देव भी कम नहीं था, मराठा था। इन्होंने जलाली सेना, जो अलाउद्दीन खिलजी की, जलाली नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको तहस नहस कर दिया। बहुत सारे सैनिक इसके मारे गए और इसकी पराजय बिल्कुल निकट आ गई थी। अब ये हारने वाला था, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये हारने वाला था तो इसने जो सेना, अपनी 1000 की सेना इसने देवगिरी के घेरे के लिए छोड़ रखी थी, वो सेना देवगिरी से आकर के इसकी सहायता करने के लिए पहुंच गई बिना इसकी परमिशन के, अलाउद्दीन के, और शंकर देव के खिलाफ इसकी सहायता करने के लिए अचानक से पहुंच गई 1000 की सेना। जब 1000 सैनिक अचानक से वहां आए, जो शंकर देव के सैनिक हैं, इन्होंने समझा कि दिल्ली की मुख्य सेना जलालुद्दीन के नेतृत्व में आ गई है। अब चूंकि दिल्ली की सेना बड़ी थी, सल्तनत बड़ा था, तो दिल्ली की सेना आ गई, ऐसा सोच करके ये घबरा गए और मैदान छोड़ करके भाग उठे। परिणाम, हारा हुआ युद्ध अपने साहस के दम पर, चालाकी से अलाउद्दीन जीत गया। युद्ध जीतने के बाद फिर से इसने देवगिरी का घेरा डाल दिया और रामचंद्र जो किले में कैद था, किले के भीतर था, वो कुछ दिनों तक संघर्ष करते रहे
लेकिन रसद की समस्या के कारण, रसद मतलब खाद्य सामग्री किले के भीतर कम होने के कारण, रसद की कमी के कारण रामचंद्र को संधि करने के लिए इससे बाध्य होना पड़ा। और अब चूंकि अलाउद्दीन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, रामचंद्र की सेना को पराजित कर चुका था, इसलिए अब अलाउद्दीन ने शर्त रखी कि पहले मैंने जितना धन मांगा था उससे ज्यादा धन लूंगा, और जो एलिचपुर है, एलिचपुर की जो आय है वो वार्षिक आय को कर के रूप में इसने डिमांड की, ये हमें चाहिए, पहले से ज्यादा धन चाहिए और एलिचपुर की आय हमें चाहिए, तब तो हम संधि करेंगे। मजबूर रामचंद्र ने जो संधि के लिए बाध्य हो गया और उसने इससे संधि कर ली। इस तरह इसके पास बहुत सारा माल संपत्ति प्राप्त हुई इसको, अलाउद्दीन को। अब जो जियाउद्दीन बर्नी है, बर्नी अपने विवरण में इसकी संपत्ति की कितनी मात्रा थी इसका उल्लेख नहीं करता, बर्नी इस बारे में कोई विवरण नहीं देता है, लेकिन फरिश्ता ने इसकी संपत्ति का विवरण दिया है और बताया है, फरिश्ता के अनुसार संपत्ति की मात्रा सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप। 600 मन का मतलब 40 सेर, किलो समझ लीजिए, 40 किलो का एक मन होता है, तो 600 मन तो सोना मिला इसको। 1000 मन चांदी, अनुमान लगाइए। 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, और इसी तरह 7 मन तो इसको हीरे मिले। 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, 7 मन हीरे, और ऐसे ही और दूसरे जो मूंगा, पन्ना, मोती इत्यादि जो थे, जवाहरात इत्यादि जो अन्य दूसरे प्रकार के जो संपत्ति के जो प्रकार हैं, ये इसको प्राप्त हुए अलाउद्दीन को, और एलिचपुर की वार्षिक आय, और इसके साथ बहुत सारी मात्रा में महिलाएं, पुरुष जिनको इसने दास बनाया उनको भी लेकर के कड़ा मालिकपुर की तरफ ये लौटा। इस तरह से इस अभियान से अलाउद्दीन को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, और ये धन लेकर के अलाउद्दीन वापस कड़ा मालिकपुर जाने लगा। इधर जलालुद्दीन को ये सूचना मिल जाती है कि बिना बताए, बिना अनुमति के, बिना परमिशन के अलाउद्दीन अभियान करने गया था और वहां से वापस लौट रहा है। जलालुद्दीन का एक मंत्री था, अहमद चैब या इसको चप भी इसका उच्चारण हो सकता है। इसने, ये इसका रिश्तेदार भी था, इसने जलालुद्दीन को समझाया कि आपका भतीजा बहुत सारा धन लेकर के वापस आ रहा है, आपको उसे रास्ते में रोकना चाहिए। जलालुद्दीन जो उदार था, इसने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अपने भतीजे के प्रति बड़े उसके इस अभियान से प्रसन्न महसूस हुआ। अहमद चैप ने समझाया कि देखिए, जो धन है ये व्यक्ति का दिमाग खराब कर देती है, धन से व्यक्ति के विचार में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए चूंकि उसके पास बहुत सारा धन है और सेना भी है, इसलिए उसको रास्ते में ही रोकना उचित है। कड़ा मानिकपुर पहुंचने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था, लेकिन इसने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। अलाउद्दीन बिना किसी बाधा के कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। कड़ा मानिकपुर पहुंचने के बाद
उसने मैसेज दिया क्षमा प्रार्थना का, क्षमा मांगी और इस तरह का जाल रचा उसने, क्षमा भी मांगी और धन जो लूट के लाया था उसको देने का वादा भी किया और अपने जाल में फंसाकर जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाने में सहमत हो गए। जलालुद्दीन अपनी सेना लेकर के कड़ा सुल्तान अकेले नहीं जाता था कि सेना के साथ कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। कड़ा मानिकपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कड़ा मानिकपुर गंगा नदी के किनारे है। इसकी मुख्य सेना इधर रह गई और अलाउद्दीन ने इसको सेना छोड़कर निशस्त्र, बिना किसी शस्त्र के अपने कुछ अमीरों के साथ इस पार आने के लिए राजी कर लिया जिधर ये था। जैसे ही जलालुद्दीन अपने कुछ अमीरों के साथ गंगा पार करके नाव से उतरने का प्रयास कर रहा था, अलाउद्दीन के इशारे पर इसकी गर्दन, इसके ऊपर हमला कर दिया गया, घात किया गया। नाव से उतरकर भागने का भी प्रयास किया और नाव भी पानी में ही थी, जल में। भागने का प्रयास किया कूद करके, लेकिन ये बच नहीं सका। अलाउद्दीन के जो साथी थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और नाव पर इसके अन्य जो साथी अमीर जो सवार थे उनमें एक फखरुद्दीन नाम का था, उसको छोड़ करके बाकी सभी अमीरों की भी हत्या कर दी गई और इसके सर को भाले की नोक पर टांग कर, खून टपकते हुए सिर को टांग करके इधर उधर घुमाया गया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ आक्रमण करके जो इनकी सेना थी उसको भागने पर मजबूर कर दिया और जो मलिक अहमद चैफ है ये सेना के साथ दिल्ली वापस लौट आया और इस तरह से अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन की हत्या हो गई 1996 में और अलाउद्दीन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके इस कार्य में अलाउद्दीन का भाई एक जफर था, इनके वास्तविक नाम भिन्न है। ये इनकी उपाधियां हैं जो इनको बाद में अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद दी। कुलूब खां और नुसरत खां, ये चार प्रमुख व्यक्ति थे जो इस कार्य में, इस अभियान में अलाउद्दीन के सहयोगी थे, साथी थे। इन चारों ने मिलकर के जलालुद्दीन की हत्या की थी। इस तरह इसने गद्दी का आरंभ कर लिया। अब इसके बाद खुद को सुल्तान घोषित तो कर दिया, लेकिन जब तक राजधानी पर कब्जा नहीं हो जाता, दिल्ली पर कब्जा नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक रूप से जो सत्ता है वो इसके हाथों में नहीं आ पाती। तो इसके बाद की घटनाक्रम के बारे में हम नेक्स्ट कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।